हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टोर 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमने टॉपिक पर्यावरण को पढ़ाया था उससे आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आहार श्रृंखला में हम जाल के बारे में बात करेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, अजैविक घटक, कचरा प्रबंधन की बात करेंगे, ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षेपित होती है, इसके बारे में कचरा प्रबंधन की बात करेंगे। इसके बाद रेलवे में प्रायोज्य निर्वर्तनीय रूप क्या होता है, इसके बारे में कब क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर अगला टॉपिक होगा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, गंगा प्रदूषण, 5R, वन यम वन्य जीव बांध और जल संग्रहण। ठीक है, लेकिन पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैविक घटक में आपके क्या आते हैं, हमने बताया था कि जैविक घटक में सजीवों को शामिल किया जाता है। बात को समझिएगा, किसको शामिल किया जाता है, सजीवों को। एक एक लाइन में बहुत क्वेश्चन है फ्रेंड। पारिस्थितिक तंत्र में सजीवों को सम्मिलित किया जाता है। सजीव मतलब कि क्या आ जाएंगे, आपके पादप आ जाएंगे, जंतु आ जाएंगे, जीवाणु आ जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक। क्लियर हुई बात फ्रेंड्स? लाइक और सब्सक्राइब किया करिए फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप शेयर करके दोस्तों के साथ आप सब्सक्राइब करवा दीजिएगा चैनल। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स कंटेंट बनाने में समय लगता है फ्रेंड्स, है ना। चलिए, जंतु और जीवाणु। ठीक है, इसके अंतर्गत जैविक घटक में सजीव आते हैं, जिसमें पादप हो जाएगा, जंतु हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, अब ये जैविक जो घटक है, इसको कितने भागों में बांटा जाता है, इसको दो भागों में बांटा जाता है ना। कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। किसको, जैविक घटक को दो भागों में बांटा जाता है। देखिए मैं बोलूँगा लिखूँगा थोड़ा सा। ठीक है, दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा होता है, पहला होता है स्वपोषी। क्या होता है, स्वपोषी। स्वपोषी घटक या इसी को बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं, स्वपोषी घटक या इसको क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये ऐसे जीव हैं, है ना, ऐसे जीव जो अपना पोषण क्या होते हैं, जो अपना पोषण क्या करते हैं, जो अपना पोषण क्या करते हैं, एक सरल अकार्बनिक से किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये बात को ध्यान रहे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरल अकार्बनिक को जटिल कार्बनिक में निर्माण कौन सा करता है, तो ये करेगा आपका स्वपोषी घटक या उत्पादक। क्लियर हुआ बात? ठीक है, समझ बताइए, ये कर सकता है। ठीक है, स्वपोषी जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी अवघटक या उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये घटक सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं, अपना हरित लौह की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ जैसे आपका CO2 एवं जल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्लियर हो रही बात, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश, अब इसमें क्या हमने बताया था उसमें भी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जैसे इसमें आपके क्या आ जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल में देखें, जैसे हरे पादप, है ना, हरे पादप। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया था, किसका बात किया था, हरित लवक का भी बात किया था, हरित लवक, है ना। अरे हरित लवक, अरे मैं इसमें बात किया था हरे पादप का, है ना। और एक आपका होता है साइनोबैक्टीरिया, एक साइनोबैक्टीरिया। क्लियर हो बात? तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा एग्जाम्पल में, हरे पादप भी, है ना, हरे पादप और साइनोबैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। ये स्वपोषी हो गया। दूसरा जो होता है आपका होता है विषमपोषी घटक, विषमपोषी घटक या उपभोक्ता। देखिए इसमें क्या था, स्वपोषी घटक या उत्पादक था, इसमें क्या है, विषमपोषी घटक या उपभोक्ता। तो विषमपोषी घटक या उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आएंगे, ऐसे जीव, है ना, ऐसे जीव जो स्वपोषी, है ना, स्वपोषी घटकों द्वारा निर्मित, है ना, घटकों द्वारा निर्मित भोजन से अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं। किसकी,
पोषण की प्राप्ति करते हैं, प्राप्ति करते हैं। किससे? विषम पोषी जो घटक होते हैं ये किससे करते हैं? स्वपोषी घटकों द्वारा भोजन जो निर्मित होता है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कैसे भोजन प्राप्त करते हैं? जैसे आपका इसमें आ जाएंगे खरगोश, है ना, बिल्कुल, इसके आ जाएंगे चूहा, है ना, मेढक, है ना, शेर, है ना, मनुष्य, ठीक है, आदि। ये क्या होते हैं? ये किस पे निर्भर होते हैं? ये जीव या दो पादपों, है ना, ये जीव पर निर्भर होते हैं, है ना, या तो पादपों से, है ना, प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट रूप से भोजन का निर्माण करते हैं। किसका? भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर होगी बात समझ में आई है आपको? बिल्कुल। तो ये आपका पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक दो होते हैं। एक होता है, पहला होता है स्वपोषी घटक या उत्पादक, और दूसरा होता है विषम पोषी या उपभोक्ता। ये तो क्लियर होगी बात? बिल्कुल। एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब विषम पोषी को, इस विषम पोषी को हम पोषण की विधि के आधार पर निम्न प्रकार में विभाजित करते हैं। जैसे विषम पोषी को प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, सुनिएगा, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता पहला। दूसरा होता है आपका द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता। क्या होता है? द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता। क्या होता है? द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। क्या होता है? तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। तृतीय श्रेणी उपभोक्ता, इस बात का ध्यान रहे। क्लियर हो रही बात? प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, तृतीय किसके अंतर्गत आते हैं? ये विषम पोषी घटक या उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं? देखिए सुनिए, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वे हैं, वे जीव जो अपना भोजन सीधे ही उत्पादक से प्राप्त करते हैं, ठीक है। किससे प्राप्त करते हैं? सीधे अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? अपना भोजन सीधे उत्पादक से प्राप्त करते हैं। किससे? सीधे उत्पादक से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? उत्पादक से। सीधे किससे प्राप्त करते हैं? उत्पादक से प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। क्लियर होगी बात? इन जीवों को क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी के जीवों को क्या कहा जाता है? इन जीवों को शाकाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाकाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? शाकाहारी कहा जाता है। क्लियर होगी बात? इसमें शाकाहारी में क्या आते हैं? शाकाहारी में आपकी कीट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कीट आ जाते हैं, चूहे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कीट आ जाएंगे, चूहे आ जाएंगे, आपके हिरन आ जाएगा, है ना। इसके बाद आपका खरगोश आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? खरगोश आ जाएगा, चिड़िया आ जाएगी, है ना, चिड़िया आ जाएगी। इसके बाद बकरी आ जाएगी। तो ये सब क्या है? ये सब आप प्रथम श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। किसकी श्रेणी? प्रथम श्रेणी को उपभोक्ता। ये द्वितीय, ये तृतीय। तो प्रथम श्रेणी में कीट, चूहे, हिरण और खरगोश, ठीक है, चिड़िया और बकरी भोजन किससे? सीधे उत्पादक से प्राप्त करते हैं। ये जीव कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए, इसमें तो बात हो गई। अब इसके बाद द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की अगर बात करेंगे कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं ऐसे जीव, है ना, ऐसे जीव जो शाकाहारी जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, ठीक है। शाकाहारी जंतु से क्या करते हैं? भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे पक्षी हो गई, है ना, बिल्ली हो गई, है ना, ये सब पक्षी, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, है ना, मेढक हो गई, लोमड़ी हो गई, है ना, ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में आते हैं, ठीक है। सर्प हो गया, है ना, भेड़िया हो गया, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के जो शाकाहारी भोजन जंतुओं से प्राप्त करते हैं, यानी प्राथमिक श्रेणी से जो प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत ही इसमें एक आता है आपका अपमार्जक। ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपमार्जक, है ना, अपमार्जक। और एक होता है परभक्षी।
दो आते हैं, एक अपमार्जक एक परभक्षी। तो इसके बारे में बात करेंगे। अपमार्जक होते हैं वे जीव, है ना, वे बड़े जीव जो जंतुओं के मृत, है ना, जंतुओं के मृत देह को यानी शरीर को, मृत देह को क्या करते हैं, खाते हैं, है ना। अपमार्जक क्या होते हैं, वे बड़े जीव जो जंतुओं के मृत देह को खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपमार्जक कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, अपमार्जक के अंतर्गत जैसे आपका एक गिद्ध आ जाएगा, है ना, जैसे जो मृत जंतु है, गिद्ध आ जाएगा, एक चील आ जाएगा। गिद्ध की प्रजाति तो ख़त्म हो गई है, लेकिन गिद्ध और चील दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अपमार्जक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे, अपमार्जक के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आते हैं, अपमार्जक के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से, गिद्ध और चील किसके अंतर्गत आएंगे, अपमार्जक के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं परभक्षी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो परभक्षी क्या होता है, वे जीव जो दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं, है ना, वे जीव जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं। ये तो मारकर खाते हैं, ये मृत देह को खाते हैं, है ना, मृत देह को खाते हैं। जब बॉडी जंतुओं का मर जाता है तब ये खाते हैं। लेकिन ये वे जीव जो दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं, परभक्षी आते हैं, परभक्षी बोलते हैं। जैसे आपका शेर हो गया, क्या हो गया, शेर हो गया, फिर चीता हो गई, है ना, फिर भेड़िया हो गया, है ना, और सर्प भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे जीव को मार कर खाते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, परभक्षी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, परभक्षी में आ जाएंगे। बात क्लियर हो रही है आपको, बिल्कुल। वे जीव जो दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, सर्प, इस किस में आ जाएंगे, परभक्षी में आ जाएंगे। तो ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया, ठीक है। अब हम चलते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। एकदम पूरा विस्तृत बताएंगे। आज के बाद चैप्टर ये फिनिश, फिर अगले चैप्टर में हम प्रवेश करेंगे, ठीक है। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत हमारे वे विषम, इसमें क्या आते हैं, वे विषम पोषी जीव जो पादपों एवं जंतुओं दोनों से पोषण प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, जो पादपों और प्लस जंतुओं दोनों से क्या करते हैं, दोनों से पोषण प्राप्त करते हैं। किससे, दोनों से पोषण प्राप्त करते हैं। दोनों से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो पादपों तथा जंतुओं की से दोनों से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, या इसे क्या बोलते हैं, या इसे बोलते हैं द्वितीयक मांसाहारी। क्या बोलते हैं, द्वितीयक मांसाहारी या सर्वाहारी कहा जाता है, या सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे मानव और भालू क्या आ जाएंगे, मानव और भालू। इसी के अंतर्गत क्या आएंगे, मानव और भालू आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, मानव और भालू। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, मानव और भालू आ जाएंगे, मानव और भालू। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी ये बात, बिल्कुल समझ बात आ रही है, बिल्कुल। और इसके बाद आता है आपका, एक आता है मृत्युजीवी या अपघटक। एक और मैं टॉपिक यहाँ थोड़ी बहुत मैं बता दूंगा यहाँ पे, ऐसे ब्रैकेट करके। देखिए, सॉरी फ्रेंड, यहाँ एक होता है सूक्ष्म उपभोक्ता। देखिएगा, सूक्ष्म उपभोक्ता, ठीक है, या इसी को बोलते हैं मृत्योपजीवी, या इसको बोलते हैं अपघटक। समझिएगा बात को, या बोलते हैं अपघटक, ठीक है। अब इसके बारे में हम चर्चा कर लें। वे जीव जो पादपों एवं जंतुओं के मृत शरीर को, है ना, वे जीव जो पादप प्लस जंतु जब ये मृत हो जाते हैं, क्या होते हैं, जब ये मृत हो जाते हैं, है ना, जब ये मृत हो जाते हैं तो इस मृत शरीर को यानी जटिल कार्बनिक को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी जटिल कार्बनिक को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सरल अकार्बनिक में कन्वर्ट कर देते हैं, सरल अकार्बनिक में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन, अपघटक। इस बात को ध्यान रहे, अपघटक क्या करते हैं, जितने भी पादप और जंतु जो मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो जटिल कार्बनिकों का सरल कार्बनिकों में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। अपघटक में आपका क्या आ जाएगा, एक जीवाणु आ जाएगा। क्लियर हुआ,
कवक आ जाएगा, है ना। और एक होता है एगेरिकस, उदाहरण इसको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, एगेरिकस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर होगी बात, इतनी टॉपिक आपको क्लियर आया, क्लियर समझ में आया। डेफिनेटली दोस्त क्वेश्चंस बनेंगे, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस बनेगा, मेरा ये वादा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। अब देखिए हम अजैविक घटक की बात करते हैं, तो हमने बताया था कि अजैविक घटक में इसमें निर्जीव आते हैं। क्या आते हैं इसमें, निर्जीव आते हैं। हमने आपको बताया था ना, अजैविक घटक में क्या आते हैं, इसमें निर्जीव आते हैं। और निर्जीव में आपका क्या आ जाएगा, इसमें निर्जीव में एग्जाम्पल पूछता है अजैविक घटक का, बस इसमें आ जाता है प्रकाश, तापमान, ठीक है। और इसमें आ जाएगा जल, ठीक है, वायु तथा वायुमंडलीय गैसें। क्या आ जाएगा, वायुमंडलीय गैसें। क्लियर हुआ बात। तो ये अजैविक घटक में आएगा। अजैविक घटक में हमारी निर्जीव प्रणाली आते हैं। प्रणाली निर्जीव आते हैं। इसमें प्रकाश हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, जल, वायु तथा वायुमंडलीय गैसें हो जाएगा इत्यादि। ये किस में आते हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात आपको, ठीक है। अब दोस्त हम आ रहे हैं किसमें, आहार श्रृंखला के बारे में। आहार श्रृंखला के बारे में हम बताएंगे आहार श्रृंखला एवं जाल क्या होता है, ठीक है। आहार श्रृंखला एवं जाल क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करें, ठीक है। देखिए आहार श्रृंखला का जो प्रत्येक चरण है, थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आहार श्रृंखला, है ना, आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण क्या होगा, प्रत्येक चरण, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी, इसको क्या बोलते हैं, चरण अथवा कड़ी बोलते हैं, ठीक है। एक पोषी स्तर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक पोषी स्तर बनाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, एक पोषी स्तर बनाते हैं। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ आपसे। ये अभी नहीं, इसमें तो काम आएगा ही, ये ग्रुप डी साइंस में भी काम आने वाला है, ठीक है। एक पोषी स्तर बनाते हैं और इस पोषी स्तर को क्या करते हैं, इस पोषी स्तर को आप बोलेंगे स्वपोषी। क्या बोलेंगे, स्वपोषी। क्या बोलेंगे, स्वपोषी अथवा उत्पादक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्वपोषी अथवा उत्पादक। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रथम पोषी स्तर है। क्या है, प्रथम पोषी स्तर होते हैं, प्रथम पोषी स्तर है, ठीक है। स्वपोषी अथवा उत्पादक या प्रथम पोषी स्तर बोलेंगे किसको, एक पोषी स्तर को। क्लियर हुआ बात। और जो हमारा शाकाहारी है ना, जो हमारा शाकाहारी है एवं शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं हमारे, प्राथमिक उपभोक्ता को क्या बोलेंगे, द्वितीयक पोषी स्तर। क्या बोलेंगे, द्वितीयक पोषी स्तर बोलेंगे। ये बात को ध्यान रहेगा आपको, ठीक है, द्वितीयक पोषी स्तर बोलेंगे। इसी तरह से अगर छोटे मांसाहारी है ना, अगर छोटे मांसाहारी हैं, यदि छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीयक उपभोक्ता छोटे मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता क्या बोलेंगे, तीसरे पोषी स्तर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तीसरे पोषी स्तर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तीसरे पोषी स्तर बोलेंगे, ठीक है। और जैसे बड़े मांसाहारी हैं, इसको बात को ध्यान रखिएगा, जैसे बड़ा मांसाहारी है अथवा तृतीय उपभोक्ता, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चौथी पोषी स्तर। क्लियर होगी बात। एक बात मैं रिकॉल करता हूँ, देखिए यहाँ पे बोला कि जो आहार श्रृंखला का जो प्रत्येक चरण अथवा जो कड़ी होती है, एक पोषी स्तर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक पोषी स्तर। जो एक पोषी स्तर होता है वह स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर होते हैं, स्वपोषी या प्रथम पोषी स्तर होते हैं। अब हम शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषक स्तर बोलते हैं, और छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीय पोषक स्तर बोलेंगे।
और बड़े मांसाहारी अथवा तृतीयक उपभोक्ता को चौथी पोषी स्तर बोलते हैं। इस बात को ध्यान रहे, इस बात का क्या रहे, ध्यान रहे, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। और समझ बात आई, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे और पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का जितनी भी स्थलीय है हमारे, है ना, जितने भी स्थलीय पारितंत्र में जो भी हमारे स्थलीय जो है ना, जो भी हमारे स्थलीय पारितंत्र में, है ना, स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे, क्या, हरे पौधे और पत्तियों द्वारा, है ना, जो प्राप्त होने वाली, है ना, प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग क्या है, सौर ऊर्जा का लगभग 1% जो भाग होता है हमारा, क्या होता है, 1% भाग ये खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ध्यान में रखिएगा, 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होगा, क्या होगा, परिवर्तित होगा। इस बात को ध्यान रखिए, कितने परसेंट भाग, 1% भाग परिवर्तित होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्थलीय पारितंत्र में हरे पेड़ पौधे पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना परसेंट खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो 1% भाग क्या होता है, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, खाए हुए भोजन, सुनिएगा, खाए हुए जो हमारा भोजन होता है, भोजन की, खाए हुए भोजन की जो मात्रा का लगभग, है ना, 10% ही किसमें होता है, जैव मात्रा में बदलता है, जैव मात्रा में बदलता है। और जैव मात्रा में जब बदलेगा और यही जैव मात्रा में बदल करके अगले स्तर, है ना, अगले स्तर के उपभोक्ता में, उपभोक्ता को उपलब्ध होता है, क्या होता है, उपलब्ध होता है। ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 10% ही ये जैव मात्रा में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। और एक एनसीईआरटी का यहाँ क्वेश्चंस इसी आहार श्रृंखला के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ छोटा सा हम बात कर दे रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं छोटा सा आहार श्रृंखला के अंदर जो निचले ये आया हुआ क्वेश्चन है, निचले जो पोषी स्तर है या निचले पोषी स्तर बोल दे, है ना, पर जीवों की संख्या याद रखिएगा, जीवों की संख्या अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है। निचले स्तर पे जीवों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। और इसमें क्या आते हैं, उत्पादक स्तर, क्या होता है, उत्पादक स्तर, है ना, उत्पादक स्तर की संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है, क्या होती है, सर्वाधिक होती है, क्या होती है, सर्वाधिक होती है। मतलब उत्पादक स्तर की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होता है। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है। और एक क्वेश्चंस और बनता है, इस पे सब क्वेश्चंस करा रहे हैं फ्रेंड, जो आने की संभावना क्या है, ये आता ही आता लाइन बाइन। और जो पहली ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, एक बात जानिएगा, पहली ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक, किसमें, एक दिशिक, पहली ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है, किसमें, एक ही दिशा में होता है, एक दिशिक या एक ही दिशा में होता है। इस बात को ध्यान रहे, है ना। और जैसे ये हुआ हमारा, जैसे यहाँ मैं समझाता हूँ थोड़ी सी, यहाँ आ जाइए मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ हुआ हमारा सूर्य का प्रकाश, किसका, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये हमारा सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश से हमारा जितने भी उत्पादक हैं, है ना, जैसे पेड़ पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण से डेवलप हुए तो इस उत्पादक हो गया। इसके बाद उत्पादक किसमें आप क्या आएंगे, शाकाहारी में, किसमें आ जाएंगे, ये शाकाहारी हो जाएगा, ठीक है। और शाकाहारी किसको खाएंगे, ये शाकाहारी को खाएंगे मांसाहारी हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा शीर्ष मांसाहारी, क्या हो जाएगा, शीर्ष मांसाहारी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। इम्पॉर्टेंट तो सब है, लेकिन ओजोन परत की बात करेंगे, ये भी हमारा सिलेबस में है,
ये भी हमारा क्या है, सिलेबस में है ना आपके, बिल्कुल है भाई। देखिए हम अगर ओजोन परत की बात करते हैं, ठीक है, ओजोन परत का यह किस प्रकार अवक्षित होता है। तो जो ओजोन होता है ना, जो ओजोन होता है, ओजोन जो होता है, ओजोन जो होता है O3 के अणु, O3 के अणु यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। किसमें, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। पहला क्वेश्चन, ओजोन कितने परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। यह सूर्य से क्या होता है, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, किसको, पराबैंगनी, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों है ना, पराबैंगनी किरणों या विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ये तो मालूम है क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। यह पराबैंगनी जो विकिरण होता है, जो पराबैंगनी हमारा पराबैंगनी विकिरण, ये जो पराबैंगनी विकिरण होता है क्या करता है, जीवों को, है ना, जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है, जीवों के क्या है, अत्यंत हानिकारक है। क्लियर हुआ। यह गैस मानव में, यह जो गैस होती है ना, यह गैस जो होती है ना, मानव में त्वचा का कैंसर बढ़ता है, त्वचा का कैंसर होता है, मानव में त्वचा का कैंसर होता है। क्लियर हो गया, त्वचा का कैंसर होता है ना, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं त्वचा कैंसर होता है, ठीक है, इसमें बात करते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। देखो अगर ये हमारा ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, और यहाँ पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट होती हैं, तो ये वो प्लस ओ में हमारा क्या है, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जब हम एक ऑक्सीजन में फिर हम ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो O3 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, O3 का, है ना, O3 का निर्माण होता है। क्लियर होगी बात। 1980 में हम यहाँ पर बात करते हैं, 1980 की बात किया जाए, 1980 में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आई। क्या आई, ओजोन की मात्रा में क्या आई, ओजोन की मात्रा में गिरावट आई। मेरी बात को सुनिएगा, ओजोन की मात्रा में क्या आई, गिरावट आई। तो जब ओजोन की मात्रा में गिरावट आने लगी तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे, है ना, मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया। तो जब इसमें गिरावट आई तो इसका मुख्य कारण था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मानव संश्लेषित रसायनों का मुख्य कारक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता था, रेफ्रिजरेटर में। कहाँ किया जाता था, रेफ्रिजरेटर में, है ना, रेफ्रिजरेटर में, है ना, अग्निशामक के लिए प्रयोग किया जाता था। किसके लिए प्रयोग किया, अग्निशामक के लिए प्रयोग किया जाता था। तो गिरावट जो हुई थी तो इसके लिए उत्तरदायी किसको माना था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना था। किसको माना था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना था। और एक जो संस्था है 1987 में यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, है ना, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने क्या दे दी, ये दे दी सर्वानुमति, यानी अनुमति दे दी, है ना, अनुमति से बनी क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 में क्या कर दिया गया, एक स्तर पर ही सीमित रखा गया। 1986 में क्या किया गया, एक स्तर पर ही इसको क्या किया गया, सीमित रखा गया। किसकी अनुमति से, 1987 में, ये एनसीईआरटी का लाइन है ये। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति के अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही क्या रखा गया, एक सीमित रखा गया, है ना, है ना। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहित रेफ्रिजरेटर ही बनाएगी। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर नहीं बनाएगी, इसका बिना यूज़ किए ही बनाएगी।
क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात कि नहीं? बात हो रही है क्लियर? ठीक है। अब आते हैं हम कचरा प्रबंधन की बात कर लेते हैं कि कचरा प्रबंधन हमारा होता क्या है। देखिए कचरा प्रबंधन की हम बात करते हैं। क्लियर हुआ बात? कचरा प्रबंधन की बात करते हैं। कचरा प्रबंधन की बात करते हैं, जैसे प्लास्टिक का अगर हम बात करें, किसका? प्लास्टिक का अपघटन, है ना, अपघटन। तो जो फ्रेंड्स प्लास्टिक का जो अपघटन है, ये जीवाणु तथा दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं होता है। जो प्लास्टिक का अपघटन होता है, ये ना तो जीवाणु कर पाएगा, है ना तो जीवाणु कर पाएगा, और ना ही कोई मृत जीवी जो होता है ना, ना ही जीवाणु कर पाएगा, और ना ही कोई मृत जीवित होता है वो भी कर पाएगा। ये दोनों नहीं कर पाएंगे, है ना। प्लास्टिक का जो अपघटन होगा, ना ही जीवाणु कर पाएगा, ना ही क्या करेगा, मृत जीवित कर पाएगा। ठीक है। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम, जैसे इन पदार्थों पर क्या होता है, प्लास्टिक पर भौतिक भौतिक क्रिया करके, जैसे कि ऊष्मा दे करके या दाब दे करके, है ना, या तो ऊष्मा दे देंगे या दाब दाब का प्रभाव होता है। क्या होता है? ऊष्मा या दाब का प्रभाव होता है। उस तरह से करेंगे तो हम प्लास्टिक को अपघटन कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि जीवाणु और मृत जीवित प्राणी से कोई हो जाए, सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों से हो जाए अपघटन, तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, समझ में बात आ रही है? अब देखिए हमने बोला था, जैसे जैव निम्नीकरण क्या होता है, पढ़ाया हुआ है, छोटी सी टॉपिक हमने दिया था। जैव निम्नीकरण ऐसे है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, है ना, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, तो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, है ना, है ना। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में कितने जैव निम्नीकृत हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैव निम्नीकरण है, तो जैव निम्नीकरण के अंतर्गत हमारी प्लास्टिक नहीं आएगी, है ना, ये तो प्लास्टिक आएगा नहीं। ठीक है, जैसे हमारे सब्जियों के जो छिलके होते हैं, ये आ जाएंगे इसके अंतर्गत, क्योंकि वो गले और सड़ सकते हैं। क्लियर हुई बात? लेकिन अगर हम बात करें अजैविक की, अजैविक निम्नीकरण की बात करें, अजैविक निम्नीकरण के अंतर्गत क्या आते हैं? जो अपघटित नहीं होते। क्या होते हैं? जो अपघटित नहीं होता है। क्या होता है? जो अपघटित नहीं होता है। जैसे अपघटित नहीं होता है, क्या हो जाएगा? आपका प्लास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? प्लास्टिक हो जाएगा। किट है ना, कीटनाशी, है ना, और रेडियोथर्मी, है ना, रेडियोथर्मी अपशिष्ट हो जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? अजैविक निम्नीकरण के अंतर्गत आएगा। हम लिख तो थोड़ी थोड़ी रहे हैं फ्रेंड, लेकिन बात को सुनिएगा। तो कचरा प्रबंधन में एक जैव निम्नीकरण, एक अजैव निम्नीकरण, समझ में बात आई? इसलिए हम बोलते हैं फ्रेंड्स कि कहीं भी नगर या कस्बा में जो कचरे के ढेर दिखाई देते हैं, उस पर पर्यटक स्थल पर जाइए, हमें विश्वास होगा कि बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे थैलियाँ इधर उधर दिख जाएगी, है ना। तो आप थैली को, जो प्लास्टिक होता है, उसको दबा करके ज़मीन में रखे रहिए, और कई सालों बाद देखिए प्लास्टिक एज इट इज़ वैसे ही मिलेगा। तो ये अजैव निम्नीकरण कहलाता है, क्योंकि इनका अपघटन ही नहीं होता है ना, अपघटित ही नहीं होता है। लेकिन अगर हम कचरा की बात करें, है ना, जैसे पुआला हो गया, है ना, और उसके बाद और भी कचरे जैसे सब्जी का हो गया, इसको अगर डिजॉल्व करें, ये अपघटित हो जाता है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। क्लियर हो गया? कचरा प्रबंधन भी हो गया। क्लियर? ठीक है। अब एक टॉपिक रह गया फ्रेंड्स, जैसे पहले क्या होता था, पहले ज़माने में क्या होता था कि रेलगाड़ियों में प्रायोजन निवर्तनीय कप क्या होता था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, आप रेलगाड़ी में चाय, आप लोग के समय होता था कि नहीं होता था, लेकिन मेरे समय भाई होता था, मैंने देखा हुआ था, है ना, कि रेलगाड़ियों में पहले क्या करते थे, देखिए मेरे यहाँ कहाँ से स्टार्ट, रेलगाड़ियों में चाय जब पिलाते थे, है ना, चाय कांच की गिलासों में पिलाते थे। किस में पिलाते थे? चाय के गिलासों में पिलाते थे, है ना। लेकिन इस समय मुझे मालूम नहीं था गिलास में पिलाते थे, ये तो मैं देखा नहीं था, है ना, दी जाती थी। जो जो क्या होता था, जो चाय होती थी कांच गिलास में, जो वापस ले ली जाती थी, है ना, वापस कर दी जाते थे। लेकिन डिस्पोजल कप एवं गिलास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ और स्वच्छकर है, मतलब। लेकिन फिर इसके बाद इसको किया गया कि एक आदमी यूज़ किया, दूसरा उसी गिलास को यूज़ करेगा, थोड़ा सा धुलेगा, उसको उसमें चाय दे देगा। तो इसको बैन करने के बाद फिर आया डिस्पोजल कैप, है ना, डिस्पोजेबल कप एवं गिलास, है ना, डिस्पोजल कप एवं गिलास आया, है ना।
तो इसको बढ़ावा मिला कि ये स्वच्छ है, इसको यूज़ किया जाए। उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग होने वाले कपों का इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि फिर कुल्हड़ का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग? कुल्हड़ बनाने के लिए प्रयोग किया गया। कितनी उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा, है ना, कितनी मिट्टी उर्वरक का उपयोग होगा, इसका भी देखा गया ब्यौरा। उसके बाद अब क्या हुआ, कागज़ के डिस्पोजल का इस्तेमाल हो रहा है, जो आधुनिक समय है। इसमें लेटेस्ट में क्या हो रहा है, ये डिस्पोजल कप का क्या हो रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये रेलवे में ये थोड़ा सा दिया हुआ है, तो पूछे क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछ सकता है ना, क्या पूछ सकता है कि रेलगाड़ियों में पहले प्रायोजित परिवर्तनीय कप कैसे होते थे। तो चाय जो होती है कांच के गिलासों में दी जाती थी पहले, इसलिए थोड़ा सा मैं बताने का यहाँ प्रयास किया हूँ, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो ये पूरा आपकी टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें पारितंत्र के बारे में, जैविक घटक, अजैविक घटक, अपमार्जक, परभक्षी, अपघटक क्या होते हैं, ये पूरी टॉपिक आपकी हुई क्लियर। अब हम अगले चैप्टर की बात करेंगे, और जब चैप्टर की बात नहीं करें, अगले चैप्टर की बात करेंगे ना, पूरे एक ही वीडियो में पूरा हम चैप्टर फिनिश कर देंगे, छोटे छोटे ऐसे करके, ठीक है। आप बस सपोर्ट और लाइक कीजिए फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। अगली टॉपिक जो हमारी रहेगी, अगला जो हमारा रहेगा क्वेश्चंस, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन क्या होता है, गंगा प्रदूषण के बारे में बात करेंगे, 5R क्या होता है, वन एवं वन्यजीव क्या है, बांध क्या है, जल संग्रहण क्या है, इसके बारे में हम अगले में टॉपिक में क्लियर करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।